स्वागत है आप सभी का स्पेस आईएएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं नीतू एस उपाध्याय आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमारा कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि जो वैकल्पिक विषय है बिहार पीसीएस में हिंदी साहित्य, उसकी काफ़ी पृष्ठभूमि और उसके सिलेबस को हमने देखा। तो आज हम इसी के अंतर्गत अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ये है हिंदी साहित्य, हमारा विषय है हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य, तो कल हम लोगों ने इसके पाठ्यक्रम को देखा और समझा कि किस तरीके से हम उसको सेट करके अपने काम का बना सकते हैं। क्योंकि हमारा 300 का टारगेट, 300 अंकों में से हमारा 200 अंकों का टारगेट है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम अपने सिलेबस को आगे पढ़ेंगे। आज हमारा जो विषय रहेगा, हिंदी साहित्य को हमने 3 भागों में बांटा था कल। एक तो भाषा वाला पार्ट, दूसरा हिंदी साहित्य का इतिहास, और तीसरा गद्य, नाटक, उपन्यास आदि। ठीक है, तो आज हम इस वाले पार्ट से कंटिन्यू करेंगे, हिंदी साहित्य के इतिहास वाले भाग से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, देखिए हिंदी साहित्य जो विषय है वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण विषय है। और हिंदी साहित्य के संदर्भ में भाषा वाला जो पार्ट है, चूंकि वो एक तकनीकी भाग है, इसलिए हम साहित्य से इसकी शुरुआत करेंगे। इससे बहुत सहजता और सरलता हो जाएगी। जो हिंदी साहित्य का इतिहास वाला पार्ट है, अब बिहार पीसीएस में इससे सीधे प्रश्न एक बन जाता है, हिंदी साहित्य का इतिहास। ये वाला जो पार्ट है, इससे पिछले वर्ष भी और उससे पहले के वर्षों में भी सीधे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। हिंदी साहित्य जो हमारा शुरू होता है वो अपने कालों के विभाजन से शुरू होता है। इसमें हमारे मुख्य रूप से जो कालों का विभाजन है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल में इसकी वहां से इसका विभाजन होता है। ये देखिए आप लोगों के सामने हिंदी साहित्य का काल विभाजन है। आदिकाल, जिसको वीरगाथा काल भी कहा जाता है, ये 1050 से लेकर के 1375 विक्रम संवत, 1050 से लेकर के 1375 विक्रम संवत। और दूसरा है मध्यकाल, जिसको भक्ति काल के नाम से जाना जाता है, 1375 से लेकर के 1700 विक्रम संवत। तीसरा है उत्तर मध्यकाल, जिसे रीतिकाल के नाम से भी जाना जाता है, 1700 से लेकर के 1900 विक्रम संवत। लास्ट का जो इसका भाग है आधुनिक काल, जिसे गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है, 1900 से लेकर के 1984 विक्रम संवत। तो ये 4 बड़े बड़े विभाजन हमारे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे साहित्यकारों ने इस विभाजन को अलग अलग व्याख्या की है। जब हम आगे की क्लास में बढ़ेंगे तो एक एक करके सारे काल विभाजन को पढ़ेंगे। और जो अनेक, जो जैसे रामचंद्र शुक्ल जी के अलावा भी हजारे प्रसाद द्विवेदी हैं, नामवर सिंह है, गियरसन है, या जो और साहित्यकार हैं, उनके भी कालखंडों में जिस जिस तरीके से सबने विभाजन किया है, उसी सारे विभाजन को हम एक एक करके देखते चलेंगे। तो देखिए मुख्य चीजें जो हैं, आदिकाल माने हमने लेते हैं आदिकाल, जो पहले इसका देख लेते हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, इन सब की अपनी अपनी जो कालखंड का विभाजन है, इनकी विशेषताएं क्या है, इससे प्रश्न किस तरीके का बनता है। तो इससे प्रश्न जो है 3-4 तरीके के प्रश्न बनते हैं। पहला आ जाता है कि इसके नामकरण को लेकर के हिंदी साहित्य के वाले भाग से जो सीधा प्रश्न पूछा जाता है, आपके 50 नंबर का प्रश्न होता है, वो 4-5 तरीके से बन सकता है। पहला हो सकता है कि कालखंड की नामकरण पे प्रश्न हो सकता है। पहला है इसका नामकरण को लेकर के, ठीक है, पहला प्रश्न। दूसरा हो सकता है इसकी विशेषताएं या इसकी प्रवृत्तियां, ठीक है, या प्रवृत्तियां, ठीक है। तीसरा प्रश्न इसका हो सकता है इसके साहित्य को लेकर के, कौन सा साहित्य विशेष रूप से इसमें रचा गया, गढ़ा गया, या जिस किन किन परिवेश में ये लिखा गया है, ये सारे प्रश्न बनते हैं। और साहित्यकारों से लेकर के, ठीक है। तो जो मेन चीज हमारे है ये वाला,
तो यदि हम एक एक कालखंड को इसको उठा करके देखें, जो आदिकाल है, इसमें मेन हम देखेंगे कि इसके भी नामकरण, इसकी विशेष प्रवृत्तियां, जो बिहार पीसीएस में प्रश्न आता है वो सीधे इसके नामकरण पे आकर के, वैसे जो सिलेबस में दिया गया है वो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल की मुख्य विशेषताओं के बारे में ही अभी तक ज्यादातर प्रश्न पूछा जाता रहा है। लेकिन आगे चल के आप देखेंगे तो कुछ प्रश्न जो है, जब भक्ति काल में आप जाएंगे तो भक्ति काल से जो प्रश्न है वो भिन्न भिन्न रूपों में पूछे गए हैं। जैसे भक्ति काल में या तो भक्ति काल एक स्वर्ण काल रहा है, इसके बारे में व्याख्या कीजिए, ऐसा प्रश्न कई बार आया है। या भक्ति में जो भक्ति काल सूर, कबीर, तुलसी से सीधे प्रश्न पूछे जाते रहे, इसकी सूफी शाखा से, इसके राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा से भी इसके प्रश्न पूछे जाते रहे। तो मुख्य रूप से आज हम जो चर्चा करेंगे वो आदिकाल के संदर्भ में करेंगे। पहले हम एक एक काल को उठा लें, आज हम आदिकाल को लेकर के चर्चा करेंगे। आदिकाल, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, जो आदिकाल है इसकी बहुत सारी अपनी विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं के आधार पर ये बहुत ही ज्यादा चर्चित रहता है कि आखिर ये वाली विशेषताएं जो है इसकी, ठीक है। तो आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या हैं, एक एक काल की प्रवृत्ति का डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है वो हिंदी साहित्य के काल खंडों का विभाजन, नामकरण और उसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या रही है, इस पर आधारित रहेगा। तो जो आज का हमारा विषय है आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां, वो निम्न प्रवृत्तियां इस प्रकार से। जैसे पहले क्या है कि जो आदिकाल है उसमें आश्रयदाताओं और राजाओं की प्रशंसा बहुत ज्यादा हुई है, राष्ट्रीय भावनाओं का अभाव है, इस पर बहुत ज्यादा हम चर्चा करेंगे। तीसरा, संदिग्ध रचनाओं की अधिकता बहुत ज्यादा है, इस पर चर्चा करेंगे। ऐतिहासिकता का अभाव है, होना स्वाभाविक रूप से, क्योंकि जब कोई भी चीजें, कोई भी साहित्यकार किसी विशेष आश्रय में रह करके किसी भी ग्रंथ की रचना करता है तो स्वाभाविक सी बात है कि वो अपनी परिधि में बंध के रह जाता है और उसमें राष्ट्रीयता का अभाव देखने को मिलता है। तीसरा है युद्धों का यथार्थ वर्णन। जो ये युद्ध थे, आदिकाल जो है उसमें ज्यादातर युद्धों का वर्णन, जो सामंतवादी परिवेश है उसमें अपनी स्वयं प्रशंसा, या जो साहित्यकार आश्रय में उनका लिख रहे थे, जो सामंतों के आश्रय आधारित थे, उन्होंने जो अपनी प्रशस्ति रचनाएं की हैं वो सामंतों या शासकों को खुश करने के लिए, ऐसा लगता है कि जैसे जानबूझ के वो लिख रहे थे कि वीरता पर उसको नाम दिया गया। तीसरा क्या है, वीर रस की प्रधानता है बहुत ज्यादा, वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस भी इसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है 8वां नंबर, वीर गाथाओं का सृजन, मुक्तक एवं प्रबंधन दोनों रूप में इसकी विशेषता को देखा जाएगा। रासो ग्रंथों का निर्माण बहुत ज्यादा देखा जाएगा, रासों में इसकी चर्चा करेंगे। डिंगल और पिंगल भाषा, ये इनका प्रयोग हुआ है। अब आपको लग रहा होगा डिंगल पिंगल क्या है, ये राजस्थानी, विशेषकर राजस्थानी भाषाएं हैं जिस पर आधारित एक ये हम पढ़ेंगे इसके साहित्य को। नेक्स्ट है साहित्य में प्रक्षिप्त अंशों का बाहुल्य। तो इस करके हमने देखा जो आदिकाल की मुख्य प्रवृत्तियां हैं या जो इसकी ये विशेषता है ये हमारे सामने है। तो जो प्रश्न बनता है, जो प्रश्न आता है वो बीपीएससी में तो एकदम सीधे प्रश्न आता है कि आदिकाल की मुख्य विशेषताओं या प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। तो ये हमारे सामने एक एक करके इसके बारे में हम चर्चा करते चलेंगे। या फिर प्रश्न हो सकता है कि आदिकाल की, जो आदिकाल के नामकरण को लेकर के किसी ने कहा है कि भाई इसका नाम जो है, मैं आपको लिख देती हूँ, आदिकाल के नामकरण को लेकर के भी इसकी काफी बातें होती रही हैं। ये ले लेते हैं, ये देखिए आदिकाल जो है 800 से लेकर के 400 ईसा पूर्व ये अपने समय में माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब जो इस पर विशेष प्रश्न बनते हैं वो कैसे कैसे बनते हैं। आदिकाल या कोई भी काल को लेकर के जब हम एक काल को विशेष रूप से पढ़ लेंगे तो हमें दूसरे कालों को पढ़ने में आसानी रहेगी। तो पहला हमारे सामने है जैसे आदिकाल। तो आदिकाल का क्या है कि नामकरण को लेकर के बहुत ज्यादा प्रश्न बनता है और ये 50 अंक, 50 अंक का कई बार सीधे प्रश्न पूछा गया है। मान लें नामकरण की क्या समस्या है इसमें, नामकरण किसमें समस्या है कि जैसे जो वीर गाथा काल है, शुक्ल जी ने कहा कि ये वीर गाथा काल है। क्यों वीर गाथा काल है, उन्होंने कहा, उन्होंने अपनी रचनाओं में 12 रचनाओं को शामिल किया। यहाँ उन्होंने 12 रचनाएं, 12 स्रोत उन्होंने लिए इसके, और उनमें उन्होंने बताया कि जो ये काल रहा है, जो ये काल रहा है, ये वीर गाथा, वीर प्रशस्तियों में या शासकों की वीरता आधारित, चूंकि इसमें ज्यादा साहित्य लिखा गया है, ज्यादा ग्रंथ लिखे गए, इसलिए उन्होंने इसको वीर गाथा काल का उन्होंने कहा।
कि वीरता के संदर्भ में, क्योंकि ये काल ज्यादा आगे बढ़ा है, ऐसा शुक्ल जी का मानना था कि ज्यादा आगे बढ़ा है, इसलिए इसको वीर गाथा कहना ज्यादा उचित रहेगा। आगे जब हम पढ़ेंगे तो हम इस प्रश्न की भी विवेचना करेंगे कि आदिकाल को वीर गाथा काल शुक्ल जी ने क्यों कहा है, इसके पक्ष में क्या हम कह सकते हैं, इसके विपक्ष में हम क्या कह सकते हैं, अर्थात हम इसकी एक समालोचना भी करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नामकरण में इसको वीरगाथा काल गया, आदिकाल क्यों कहा है। अब चूंकि इसके पहले इसके बाद भी अन्य काल आए हैं, तो इसलिए बहुतों ने इसको आदिकाल कहा, और विशेषकर द्विवेदी जी ने, आचार्य हरजादी प्रसाद द्विवेदी जी ने शुक्ल जी की बातों का खंडन किया। उन्होंने कहा था कि मात्र 12 ग्रंथों को इन्होंने रचनाओं को शुक्ल जी ने आधार बनाया, जिसमें से केवल 9 का ही विशेष वर्णन है। इस आधार पर उन्होंने कहा कि केवल किसी भी साहित्य में, काल चाहे जो भी हो, साहित्य क्योंकि समाज का दर्पण है, साहित्य जो है उसके परिवेश और व्यवस्था में जो कुछ भी घटनाएं घटित हो रही हैं वो सभी साहित्य का भाग बनती हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि आदिकाल में केवल वीरता ही हो रही थी समाज में और कुछ था ही नहीं, वीरता के अलावा और कुछ नहीं था। ऐसा तो नहीं है कि उसमें कोई भक्ति की भावना नहीं थी, वहां कोई भक्ति का, नाथों का इतना सिद्ध और नाथों का इतना बड़ा जो हमारे सामने साहित्य है आज तक जिसकी परंपरा चली आ रही है और प्रासंगिक बने हुए हैं, उनको हम भुला नहीं सकते, ऐसा द्विवेदी जी का मानना था। द्विवेदी ने कहा कि क्योंकि सिद्ध और नाथ, आगे चल के हम पढ़ेंगे कि सिद्ध क्या है, सिद्ध का मतलब क्या है, सिद्ध कैसे जादू टोना टोटके को लेकर के आगे बढ़ते थे और जिसका विरोध करके अनेकों साहित्यकारों ने उसको मान्यता उस समय में नहीं दी। या नाथ क्या है, नाथ परंपरा को हम पढ़ेंगे। फिलहाल हम सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जो आदिकाल की, ये 2 द्विवेदी जी ने बताए थे कि शुक्ल जी की बात का उन्होंने कैसे खंडन किया। उन्होंने इन सब चीजों का सहारा लिया द्विवेदी जी ने और बताया कि सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य अपने आप में क्योंकि बहुत सुदृढ़ साहित्य है और समाज के ही परस्पर रूपों को साहित्य में दर्शाया जाता है, व्यवस्था के अंदर जो कुछ भी कालगर्भ में घटना घटित हो रही है वे सभी साहित्य का भाग बनती हैं, उन्हीं सबसे परिष्कृत होकर के साहित्य गढ़ा, रचा और पढ़ा जाता है। अब चूंकि सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य इतना इंपॉर्टेंट है, इसमें इतनी सारी बातें हैं, सिद्धों ने, नाथों ने जो कुछ भी हमारे साहित्य के रूप में प्रदर्शित किया उसको छोड़ा नहीं जा सकता। अतः वीरगाथा काल को, शुक्ल जी के वीरगाथा काल को द्विवेदी जी ने इसका खंडन किया और नामवर सिंह जी ने भी इनकी बात का समर्थन किया। नेक्स्ट हम देखते हैं चारण काल, जिसको डॉक्टर वर्मा और गियरसन ने ये नामकरण दिया। चारण क्या होता है, देखिए चारण का मतलब क्या है। हम आदिकाल को चारण काल कहें, चारण काल का आशय क्या है। चारण का मतलब होता है चाटुकारिता। चारण का मतलब होता है चाटुकारिता। चाटुकारिता कैसे? क्योंकि हमने जाना कि ये जो आदिकाल है ये सामंती परिवेश, ये जो छोटे छोटे सामंत थे इसी परिवेश में रचा गढ़ा और बनाया गया। जो साहित्यकार थे वो सामंतों के आश्रय दाता, आश्रय में ही ये सब अपना काम कर रहे थे। तो उनकी जो रचनाएं थी वो शासकों की वीरता को बढ़ाने के लिए थी, उनको प्रेरणा देने के लिए थी। कैसे प्रेरणा? क्योंकि मुस्लिम आक्रांताओं का जो आक्रमण था, जो जनमानस में भय था, उसी से अपने शासकों के अंदर वो वीरता का भाव पैदा हो, वो उसके प्रति विरोध में खड़े हों, उसके लिए चूंकि सब कुछ रचा बरसा जा रहा था। तो कहीं ना कहीं उन्हीं चीजों को इंगित करते हुए साहित्य में जो साहित्यकार थे उनकी रचनाओं में चाटुकारिता देखने को मिलती है, कि लगता है कि जो उनका साहित्य है वो शासकों या सामंतों की चाटुकारिता से भरा हुआ है। इसीलिए चारण काल डॉक्टर वर्मा और गियरसन ने कहा आदिकाल को। ठीक है, नेक्स्ट हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और आते हैं सामंतवाद। सिद्ध और सामंतों का काल आदिकाल को कहा जाता है। आप में से बहुत सारे लोग तो ये बात जानते होंगे, लेकिन कुछ विद्यार्थी जिनके लिए हिंदी साहित्य एकदम नया विषय है और उनको रोचक लगा और वो उसको लेने के लिए सोच रहे हैं या लेकर के भविष्य में आगे बढ़ के अपनी कोई परीक्षा ऐसे देना चाहते हैं, तो उनके लिए ये एक बेसिक सी चीजें हैं जो हर विद्यार्थी को पता होना चाहिए और यहीं से अपने साहित्य की शुरुआत हर विद्यार्थी को अध्ययन के लिए करनी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि यदि आप हिंदी साहित्य के कालखंडों के विभाजन को से समझ करके एक एक कालखंड को समझते चलेंगे तो आपको चीजों को समझने में बहुत आसानी होगी, आपका माइंड का जो क्रिस्टल है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं सिद्ध सामंतों पे। सिद्ध सामंत क्या थे?
देखिए, सिद्ध सामंत की जो काल, आदि काल को जो सिद्ध सामंत काल कहा गया, वो राहुल सांस्कृत्याय जी ने ये नाम दिया है। आदि काल को सिद्ध सामंत काल राहुल सांस्कृत्याय जी ने दिया है। ये क्यों किया गया? सिद्ध का मत मैंने आपको बताया, क्योंकि जो सिद्ध और नाथ संप्रदाय जो था, उनका साहित्य इसमें बहुत ही विस्तृत है। आगे की क्लासों में जब हम इसको और डेप्थ में पढ़ाएंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे सिद्धों ने किस प्रकार से उसके साहित्य से ये पूरी तरीके से प्रभावित है, और कैसे कैसे उन्होंने जनमानस को जोड़ने का काम किया सिद्धों ने, और सिद्ध और नाथों ने किस प्रकार से, जैसे बाद के काल में कबीर जी ने समाज की अनेक प्रकार की कुरीतियों पर चोट की, उसी प्रकार से सिद्ध और नाथों ने अनेकों प्रकार से समाज की कुरीतियों को हटाने के लिए, उससे जनमानस को बचाने के लिए और जनमानस में मानव निर्माण के लिए समाज में काम किया। सिद्ध और नाथों ने मानव निर्माण के लिए काम किया, और जो एक तरीके से जन जागरण का काम तत्कालीन परिवेश में उन्होंने किया। सामंत नाम कैसे दिया? सामंत का बात, क्योंकि मैंने अभी यहां से आपसे डिस्कस किया, सामंत मतलब क्या था कि आपने इतिहास में पढ़ा होगा, हर्षवर्धन को आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि हर्षवर्धन के बाद के समय में, ये जो हमारा टाइम पीरियड चल रहा है, हर्षवर्धन के बाद के समय में हुआ क्या कि छोटे छोटे सामंत बने, और जो थे इन्हीं सामंतों के आश्रय में या प्रश्रय में जो रचनाएं साहित्यकारों ने गढ़ी, उसी के आधार पर डॉक्टर वर्मा और सांस्कृत्याय जी ने ये नामकरण दिया। मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं आरंभिक काल। इसका एक नाम आदिकाल का एक नाम आरंभिक काल भी है। ये किसने दिया? मिश्र बंधुओं ने ये नाम दिया। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, देखेंगे कि मिश्र बंधु कौन थे, उनका साहित्य के प्रति क्या योगदान है, उन्होंने साहित्य के लिए कौन कौन क्या क्या चीजें उनके संदर्भ में है। फिलहाल आप ये जाने कि आदिकाल चूंकि हम पढ़ रहे हैं, हम विषयांतरित ना हो, आदिकाल चूंकि हम पढ़ रहे हैं, तो आदिकाल जो है उसका एक नाम आरंभिक काल भी है। आपको बात समझ में आ रही है? इतना कुछ आपको समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है? आदिकाल का एक नाम आरंभिक काल भी है, जो कि मिश्र बंधुओं के द्वारा दिया गया है। आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है बीज बपन काल, जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है, जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का दिया गया है। तो ये टोटल जो कहानी है, ये रही आदिकाल के नामकरण की कहानी। ये जो टोटल कहानी है, ये है आदिकाल के नामकरण की कहानी। तो चूंकि आदिकाल से एक प्रश्न सीधे नाम से ही बन जाता है कि आदिकाल के नामकरण की कितनी समस्याएं हैं, आदिकाल के या आदिकाल की वीरगाथा काल पर प्रश्न पूछेगा। तो इतनी सारी बातें हमें बेसिक रूप से अपने माइंड में आदिकाल को पढ़ने के लिए रखनी पड़ेंगी। उसके बाद की हमारी कहानी आगे चलेगी। जब तक हमें आदिकाल का इतनी ही चीजें जानकारी नहीं होंगी कि आदिकाल क्या है, इसके नाम को लेकर के कितनी समस्याएं थी, तब तक हम कोई बात जान नहीं पाएंगे। फिर इसी सब से निकाल लेंगे हम अब इसकी विशेषताएं। देखिए अब कितना आसान हुआ आपके लिए। ऐसे आपसे कोई पूछे कि आदिकाल की विशेषताएं बताइए, तो आपको रटना पड़ेगा, आपको एक एक करके रटना पड़ेगा कि आदिकाल की विशेषताएं क्या है। लेकिन अगर आप इतनी बात जानते रहेंगे तो आदि विशेषताएं तो आपको यहीं से मिल गई। आदि विशेषताएं आप इसी में से निकाल लेंगे। अब जैसे वीर गाथा काल शुक्ल जी ने कहा, तो वीर गाथा को आप तोड़ लीजिए। वीर मतलब वीरता और गाथा मतलब कहानी। जो किसी की वीरता की कहानी को गाए वही वीर गाथा काल। तो इसकी एक विशेषता क्या होगी? आदिकाल की एक विशेषता पहली यही हो गई कि इसमें वीर गाथा से संबंधित इसका साहित्य, इसकी विशेषता वीरात्मक है। तीसरा हम पढ़ लेंगे आदिकाल है वो, क्योंकि ये इसके बाद के जो काल, इसके बाद जो और काल आते हैं, क्योंकि ये उनसे पहले का है, पुराना है, तो ये आदिकाल। चारण काल चाटुकारिताओं से भरा है। सिद्ध और सामंतों का काल वही हमने देखा, क्योंकि सिद्धों की परंपरा और सामंत पर किस तरीके से ये रचा बसा है, वही एक इसका प्रभाव है, वही एक इसकी विशेषता है। तो ये हो गई हमारे सिद्धों का सिद्ध साहित्य का प्रभाव इस पर दिखाई पड़ता है। सामंती परिवेश में ये आदिकाल का साहित्य दिखाई पड़ता है, ये इसकी एक विशेषता है। ठीक है, इतनी विशेषताएं आपके सामने हुई। नेक्स्ट है कि बीज बपन का काल। तो बता सकते हैं आपके किस प्रकार से इसने बीज मतलब कोई बीज का किस तरीके से बोने का काम किया, और इससे क्या क्या चीजें नई पैदा हो गई, इस संदर्भ में हम इन सबको देखेंगे। नेक्स्ट इसका हो सकता है भाषा से संबंधित कोई इस पे प्रश्न हो सकता है कि भाई हिंदी साहित्य के आदि काल में भाषाएं किस प्रकार की थी।
आखिर जो साहित्य मिल रहा है तो उसमें किस तरीके की, तो इसकी साधारण सी बात है कि अपभ्रंश और अपहट है। और जब बात बिहार पीसीएस की हो रही है तो वहां पे जो भाषाएं हैं वो हमारे सब्जेक्ट में भी अपभ्रंश और अपहट, फिर उसके बाद जो है ये आधुनिक हिंदी वगैरह है, पुरानी हिंदी। तो अपभ्रंश भाषा और अपहट भाषा, दो भाषाएं विशेष रूप से इसमें देखने को मिलती हैं। इसका जो साहित्य है वो इसमें विशेष रूप से दो ही भाषाएं देखने को मिलती हैं, अपभ्रंश और अपहट भाषा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि अगर अब प्रश्न आता है इसके बाद की जो ये इसकी टोटल कहानी थी, तो आपने देखा इसका नामकरण हमने देख लिया और हमने देखी इसकी भाषाएं कौन कौन सी थी, हमने इसकी प्रवृत्तियां देख ली। प्रवृत्तियों में हमने विशेष रूप से देखा कि इसका जो क्या है, इसमें हमने धार्मिक जैसा क्या, धार्मिक जीवन का प्रभाव देखेंगे जो कि सिद्ध और नाथों से देखेंगे। और ठीक है, दरबारी और सामंती परिवेश हमने देखा, क्योंकि सामंतों और सिद्ध सामंती परिवेश में लिखी गई इसलिए हमने इसको सामंत का देखा। कहीं कहीं पे एक इसकी विशेषता श्रृंगार में भी दिखाई देती है, कहीं कहीं पे इसकी एक विशेषता श्रृंगार भी है, कहीं कहीं इसका बहुत छोटा छोटा वर्णन है, वो हालांकि बहुत छोटी है। देखिए मनोरंजन परक जो इसकी साहित्य है वो भी बहुत छोटी छोटी चीजें हैं इसमें, और जो श्रृंगार से रिलेटेड है वो भी बहुत छोटा छोटा है इसमें। तो सामान्य रूप से आज हमने आदिकाल की इतनी ही चीजों को हम लेंगे। तो आज हमने जो डिस्कशन किया वो टोटल देखा कि जो हिंदी साहित्य का हमारा 300 नंबर का गेम है उसमें से हमें 200 का ही टारगेट है। तो एक एक करके हम आगे बढ़ रहे हैं। हिंदी साहित्य के वैकल्पिक विषय में पहले हमने हिंदी साहित्य के इतिहास से शुरुआत की। हिंदी साहित्य के इतिहास में हमने पढ़ा, इसका नामकरण हमने देखा कि कैसे कैसे हुआ है। ठीक है, इनके तीनों को देख लिया हमने, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल को देखा। उसके बाद में हमने देखा इसकी विशेषताएं या प्रवृत्तियां और विशेषता एक ही बात है। ठीक है, और ये ज्यादातर प्रश्न जो है आदिकाल से रिलेटेड ही आता है। जो प्रवृत्तियां या विशेषताएं वो आदिकाल से ही प्रश्न ज्यादा आता है, क्योंकि भक्ति काल में तो आगे चल के इतनी सारी चीजें हैं आने के लिए कि उसकी विशेषताओं की तो बात ही छोड़ी। उसमें तो सीधे सीधे प्रश्न बन जाएगा कि आदिकाल भक्ति काल स्वर्ण काल है, चर्चा कीजिए। तो ये इतना आपको करना रहेगा। या उसमें बहुत सारी चीजें हैं कि पहले भी मैंने डिस्कशन किया है कि राम है, कृष्ण है, अनेकों और जो हमारी उसमें रचनाएं उनसे रिलेटेड सीधे प्रश्न पूछ लेता है। तो भक्ति काल बहुत ज्यादा है। आपको बेसिकली नामकरण और विशेषता ये आदिकाल से ही देखनी है। तो हमने नामकरण देखा, विशेषता देखी और हमने इसकी भाषा देखी। तो इतना हमने डिस्कशन किया। मुझे लगता है कि अगर हम धीरे धीरे ऐसे करें तो आगे हमारे लिए चीजें आसान होगी। तो मुझे आज के हमने इतना डिस्कशन किया, आप लोगों ने इस क्लास को बहुत धैर्य से सुना, समझा, आप लोग इससे जुड़े रहे। आप लोगों का आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।